हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग चैप्टर को दो छोटे छोटे सब चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक मनी होता है और एक बैंकिंग होता है। आज का सेशन स्पेसिफिकली हम बैंकिंग की बात करेंगे और वो भी कॉमर्शियल बैंक्स की। तो आइए समझते हैं कि पहले तो बैंकिंग हमारे देश में या किसी भी देश में कितनी तरह का होता है। बैंकिंग को आप अगर डिफाइन करें तो एक वो प्रोसेस है जिसमें हम सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर। लेकिन इस बैंकिंग सिस्टम को आपने हमारे देश में या किसी भी देश में, जैसा मैंने कहा, दो तरीके से एनालाइज करते हैं। एक सेंट्रल बैंक होता है जो हमारे देश की फाइनेंशियल बैकबोन को ठीक रखने में हेल्प करता है, क्रेडिट को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, और एक हमारा कॉमर्शियल बैंक होता है जो हमारे देश में क्रेडिट को स्प्रेड करने की कोशिश करता है। जैसे मैंने कहा, कॉमर्शियल बैंक जो अपना मेन फंक्शन निभाता है क्या करके, क्रेडिट स्प्रेड करके, और इसी फंक्शन को क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस भी कहा जाता है। क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस यानी लोन देकर फायदा कमाने की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। और इसी क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को आप और हम लोग मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस का भी नाम दे सकते हैं। अब आते हैं आगे, समझते हैं इस बात को कि ये जो मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस है, इसमें बैंक्स अपने इनिशियल डिपॉजिट्स को मल्टीप्लाइड टाइम्स यूज करता है क्रेडिट क्रिएट करने में। इनिशियल डिपॉजिट का मल्टीप्लाइड टाइम्स क्रेडिट क्रिएट करना, यही क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस कहलाता है। अब ये सारा काम कैसे हो सकता है, इसको समझने की बात है। चलिए पहले हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करें, उससे पहले हमें समझना चाहिए कि इसके बेसिक रूल्स क्या हैं, और ये बेसिक रूल्स अजम्पशंस कहलाते हैं। Assumptions are those pillars जिनके ऊपर कोई भी टॉपिक डिपेंड करता है। यहाँ पर क्रेडिट क्रिएशन के अंदर हमारा सबसे पहला अजम्पशन है देयर इज ओनली वन बैंक, यानी एक ही कॉमर्शियल बैंक है हमारे देश में जिससे आप सब लोग लेन देन कर सकते हैं। दूसरा अजम्पशन हमारा है कि ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू कॉमर्शियल बैंक, यानी कोई भी लेन देन या कोई भी पेमेंट यहाँ कैश में नहीं होगी, सारा पैसा चेक्स के थ्रू दिया जाएगा। और आखिरी अजम्पशन है कि यहाँ सभी कॉमर्शियल बैंक को लीगल रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। लीगल रिजर्व रेशियो मेंटेन करने का मतलब है कि बैंक्स कैन नॉट यूज द होल डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। जी हाँ, लीगल रिजर्व रेशियो एक ऐसा रेशियो जिसके थ्रू आप ये डिटरमिन करते हैं कि बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट्स में से कितना पैसा रिजर्व मेंटेन करना है। रिजर्व मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आपका कस्टमर पैसा जमा करा कर गया था तो वो बीच में आकर उस पैसे को विड्रॉ करना भी चाहेगा। से मिस्टर एक्स से, यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर एक्स ने 1000 रुपये डिपॉजिट करे और मिस्टर एक्स 4 दिन बाद जाकर उसमें से 100 रुपये विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो बैंक के पास में ये प्रोविज़न होना चाहिए, इसीलिए यहाँ रिज़र्व मेंटेन कराया जाता है। आइए हम इसको फर्दर एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं कि बैंक्स कैन नॉट यूज द होल ऑफ डिपॉजिट फॉर लेंडिंग। It is the legal compulsion for banks to keep a certain minimum fraction of their deposits as reserves, और उन्हीं fraction of deposits को, उन्हीं रेशियो को आप legal reserve ratio का भी नाम देते हैं। ये legal reserve ratio डिपेंड करता है जनता की journal withdrawing tendency के ऊपर। journal withdrawing tendency मतलब कि within a short span of time आप अपने अकाउंट से कितना पैसा विड्रॉ करते हो। और ये भी सोचिए, यहाँ विड्रॉल टेंडेंसी अगर हमारे देश में 20% है तो उस 20% को हम लीगल रिजर्व रेशियो करार देते हैं। ये 20% वो अमाउंट है जो जर्नली हम अपने डिपॉजिट से विड्रॉ करते हैं। अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो, अगर कोई इमरजेंसी होगी तो हम शायद सारा पैसा भी निकाल सकते हैं।
आइए अब हम ये देखें कि ये लीगल रिजर्व रेशियो 20% है या 15% है, ये बताता कौन है। अब देखिए, डिटर्मिनिंग फैक्टर जो है वो आपका जर्नल विड्रॉइंग टेंडेंसी है, लेकिन इस बात का डिटर्मिनेशन करना जिम्मेदारी दी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। दैट मीन्स LRR is determined by the RBI. Now, LRR को हम देखें तो ये एक ब्रॉडर कैटेगरी है। इट हैज़ मैनी कॉम्पोनेंट्स, बट द मेजर कॉम्पोनेंट अगर हम देखें इसके अंदर तो एक होता है कैश रिजर्व रेशियो, जिसको आप CRR कहते हैं, और एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको आप SLR कहते हैं। ये दो मेन कंपोनेंट्स हैं। आने वाले चैप्टर में मैं आपको इसके डिटेल्स दूंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना कि LRR हैज़ टू कंपोनेंट्स, नेमली CRR एंड SLR। आइए अब हम समझते हैं मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस क्या होता है। अजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस को हम शुरू करेंगे एक एग्जाम्पल को समझने के साथ। एक एग्जाम्पल हम समझेंगे, उसी के थ्रू इस प्रोसेस को कवर अप किया जाएगा। मान लीजिए एक इंसान है, एक पर्सन है मिस्टर ए, और उन्होंने अपनी मेहनत का पैसा बैंक में 1000 रुपये डिपॉजिट कराया। मिस्टर ए ने पैसा डिपॉजिट कराया क्योंकि वो पैसा सेफ हो जाए और उस पैसे पर बैंक उनको थोड़ा इंटरेस्ट दे दे। मिस्टर ए ने ये बैंक में डिपॉजिट करा तो दिया, लेकिन बैंक की टेंशन ये है कि उस 1000 रुपये से बैंक मल्टीपल टाइम्स क्रेडिट किस तरह क्रिएट करे जिससे बैंक को प्रॉफिट हो जाए और मिस्टर ए को इंटरेस्ट की इनकम मिल जाए। अब हम ये देखेंगे कि बैंक ने यहां पर यह देखा कि 1000 रुपये उसके पास हैं। बैंक के पास कोई मैजिकल लॉकर तो है नहीं जिसमें 1000 रुपये को यूज करके और हम मल्टीपल टाइम्स क्रेडिट क्रिएट कर दें। बैंक ने उस अजम्पशन को ध्यान से सोचा कि सारा पैसा लोन नहीं दिया जा सकता, कुछ पैसा रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा, और ये रिजर्व कितना मेंटेन करना पड़ेगा, इट इज डिसाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एज आई सेड। अब ये देखिए रिजर्व कितना था, रिजर्व था 20%, यानी 1000 रुपये में से 20% वो अमाउंट होगा जो रिजर्व के तौर पर बैंक अपने पास मेंटेन रखेगा, और उसमें से बाकी बचा हुआ पैसा हम बैंकिंग प्रोसेस के लिए फर्दर यूटिलाइज कर सकते थे। जैसा आपने देखा, बैंक ने 200 रुपये रिजर्व मेंटेन किया और बाकी का पैसा लोन के तौर पर किसी दूसरे कस्टमर को दे दिया। ये लोन 800 रुपये का दिया गया मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स ने ये लोन लिया होगा तो कोई ज़रूरत होगी, बिना ज़रूरत के कोई लोन नहीं लेता। अब मिस्टर एक्स बहुत कोशिश कर रहे थे कि उनको कैश में लोन मिल जाए, लेकिन हमारा अजम्पशन नंबर 2 हमें याद रखना चाहिए कि ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक, यानी कैश में लोन नहीं मिल सकता। जो भी पैसा ट्रांसफ़र होगा वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट के फॉर्म में होगा, यानी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो बैंक ने ये कहा मिस्टर एक्स से कि अगर आपको लोन चाहिए तो हम अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे और इस अकाउंट से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। मिस्टर एक्स ने कहा ठीक है, आप जैसा सही समझें। मिस्टर एक्स का लोन अकाउंट खोल दिया गया और क्रेडिट कर दिया गया 800 रुपये लोन अमाउंट जो मिस्टर एक्स की नीड थी। मिस्टर एक्स ने यह कहा कि अब आपने 800 रुपये का लोन तो दे दिया, लेकिन मैं इसको यूटिलाइज कैसे करूं? तो बैंक ने कहा एक डॉक्यूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चेक कहलाता है। तो बैंक ने लोन अकाउंट खोला, 800 रुपये का लोन दे दिया, साथ में एक चेकबुक दिया मिस्टर ए को, जिसको इस्तेमाल करके वो 800 रुपये का लोन अमाउंट यूज कर सकते थे। अब जैसा मैंने कहा, किसी को पैसे की ज़रूरत होती है तभी वो लोन लेता है, बिना वजह के कोई लोन लेना पसंद नहीं करता क्योंकि लोन का इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। मिस्टर एक्स को पैसे की ज़रूरत थी, किसी को पैसे देने थे, पेमेंट करना था, पैसा नहीं था, बैंक से लोन मांगा मिस्टर एक्स ने। अब बैंक से लोन तो मिला बट कैश नहीं मिला, चेक मिला, मतलब
बैंक में पैसा आया, चेकबुक थी उनके पास, तो उन्होंने जिसको पैसे देने थे अपने ड्यूज क्लियर करने के लिए उसको चेक देने की बात कही, और सामने वाले पर्सन ने यानी मिस्टर बी ने मिस्टर एक्स से बोला कि वो चेक रिसीव करने के लिए तैयार हैं। यानी मिस्टर एक्स ने अपने ड्यूज क्लियर करे और उस लोन अमाउंट को इस्तेमाल करते हुए चेक 800 रुपए का मिस्टर बी को दे दिया। मिस्टर बी ने चेक रिसीव तो किया और अब वो ये सोचने लगे कि इसको कैश में कैसे कन्वर्ट कराया जाए। तो मिस्टर बी अगली सुबह इस चेक को लेकर एक बैंक में पहुंचे और बात करते हैं कि वो ये चेक बैंक में डिपॉजिट कराना चाहते हैं। लेकिन सोचिए कि ये उसी बैंक में गए हैं जिस बैंक से एक्स ने लोन मांगा है। यहाँ पर कंडीशन है हमारी, देयर इज ओनली वन बैंक इन एन इकोनॉमी। हम एक ही बैंक, वन बैंक इकोनॉमी की बात पढ़ रहे हैं। तो वही बैंक है शाम को जिससे एक्स ने पैसा लोन मांगा, अगली सुबह वो चेक के फॉर्म में लोन का अमाउंट आपके बैंक में दोबारा डिपॉजिट हो गया। अब बैंक ने ये देखा कि ये पैसा दोबारा डिपॉजिट हो गया। बात समझने की है कि यहाँ पर मिस्टर ए बैंक के लिए पहले डिपॉजिटर थे और अब मिस्टर बी बैंक के दूसरे डिपॉजिटर बन गए। हालांकि ये वही पैसा था जो मिस्टर एक्स को लोन के तौर पर दिया गया, लेकिन बैंक ने अपने दो क्लाइंट्स क्रिएट किए। एक को लोन दिया यानी मिस्टर एक्स को लोन दिया और मिस्टर बी उनका डिपॉजिटर बन गया जिन्होंने अपना पैसा बैंक में जमा कराया। आइए अब जैसा कि प्रथा है, जैसा कि सिस्टम है हमारा, बैंक के पास पैसा आता है तो बैंक जर्नल विड्रॉइंग टेंडेंसी को ध्यान में रखते हुए 20% रिजर्व बना देता है। यानी यहाँ इस केस में भी बैंक ने 800 रुपए का 20% यानी 160 रुपए रिजर्व क्रिएट कर दिया, ये सोचकर कि अगर मिस्टर बी को पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, स्पॉन्टेनियस नीड होगी, तो वो पूरी करी जा सके। और बाकी का बचा हुआ पैसा यानी 800 में से 160 का रिजर्व और बाकी का बचा हुआ 512 रुपीज़ यानी 640 रुपये 640 रुपीज़ ये लोन के तौर पर दे दिया गया मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई को ये पैसा जो मिला, अगेन ये उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया था, उनको कैश नहीं मिला था। और मिस्टर वाई को भी एक्स की तरह चेक बुक दिया गया जिसका इस्तेमाल करके वो अपने लोन को यूज़ कर सकते थे। अब मिस्टर वाई को पैसे की ज़रूरत होगी तभी तो लोन लिया, बिना वजह कोई लोन नहीं लेता, ये बात कॉमन याद रखिएगा। मिस्टर वाई ने जिसको पेमेंट करनी थी उसको साफ बात कही कि उनके पास कैश नहीं है और वो चेक से पेमेंट करना चाहते हैं अपने ड्यूज को क्लियर करने के लिए। सामने वाले पर्सन ने बहुत आसानी से चेक रिसीव करने की बात कही और यहाँ पर मिस्टर वाई का लोन यूज़ होता है और वो चेक के फॉर्म में यानी 640 रुपीज़ के चेक के फॉर्म में पैसा मिस्टर सी को चला जाता है। मिस्टर सी ने ये पैसा रिसीव तो कर लिया, ये चेक रिसीव तो कर लिया और बात वही थी कि ये पैसा कैश में कैसे कन्वर्ट कराया जाए, इस पैसे का क्या किया जाए, उस कागज़ का, उस चेक का क्या किया जाए। तो मिस्टर सी ने ये चेक नेक्स्ट मॉर्निंग एक इंस्टीट्यूशन के पास में जमा करा दिया जिसको आप बैंक कहते हैं। बैंक हैरान नहीं था, क्योंकि बैंक को मालूम था ये वही पैसा है जो मिस्टर वाई को लोन के तौर पर दिया गया था, यानी मिस्टर वाई ने सी को पेमेंट करी है और ये पैसा चेक के फॉर्म में वापस बैंक में डिपॉजिट हो जाता है। यानी आपने देखा कि एक लोन क्रिएट हुआ और साथ में एक डिपॉजिटर भी क्रिएट हुआ। बैंक अपने क्लाइंट्स इस तरह मल्टीप्लाई करता है। फर्दर अब ये प्रोसेस हमें समझ आता चला जा रहा है, यानी बैंक का प्रोसेस क्या है, बैंक कैसे काम करता है, ये चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करते हुए हम आगे चलेंगे और बात करते हैं कि बैंक के पास में ये जो पैसा आया 640 रुपीज़ जो सी ने डिपॉजिट कराया, बैंक सी को एक डिपॉजिटर मानकर उसके पैसे को जमा कर लेता है और ये भी सोचता है बैंक कि वो सारा पैसा एक साथ नहीं निकालेगा। कितना निकालेगा?
20% निकाल सकता है, तो वो 20% उसका रिजर्व क्रिएट कर देता है। बैंक ने 640 रुपये का 20% रिजर्व क्रिएट कर दिया, जिसको आपने कैश रिजर्व के तौर पर मेंटेन किया। और आगे बाकी बचा हुआ पैसा यानी 512 रुपीज़, ये पैसा ये लोन के तौर पर जनरेट होता है और ये लोन दे दिया जाता है यहाँ पर मिस्टर जेड को। जैसे ही बैंक ने मिस्टर जेड को लोन प्रोवाइड किया, ध्यान से समझिए, यहाँ एक और बैंक ने क्लाइंट जनरेट किया जो लोन टेकर था। लोन टेकर से इंटरेस्ट वसूला जाता है और मिस्टर बी को जो लोन दिया गया होगा वो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया होगा, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया होगा। यानी मिस्टर जी भी कैश नहीं यूज़ कर सकते, चेक का इस्तेमाल करके वो भी आगे पेमेंट करने वाले थे। अब जैसा कि हमारा केस चल रहा है, मिस्टर जेड ने यहाँ कैश नहीं था उनके पास, पेमेंट करने की बात करते हैं और वहाँ चेक के थ्रू वो मिस्टर डी को पेमेंट कर देते हैं। मिस्टर डी ये चेक रिसीव करते हैं और सेम मिस्टर डी नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ इस चेक को बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं। यानी बैंक के पास में वापस 512 रुपये की यहाँ रिसीट यानी डिपॉजिट क्रिएट हो जाती है। अब अगर इस एग्जाम्पल को आगे बढ़ाया जाए तो बैंक के पास में फिर से पैसा आ गया, फिर से रिसीट आ गई। बैंक क्या करे, फिर से बैंक क्या करेगा, बैंक उस पैसे का भी 20% रिज़र्व क्रिएट करेगा, जो कि 102 रुपये 40 पैसा करीब बनता है। इसको रिज़र्व बनाकर बाकी पैसा लोन के तौर पर आगे बढ़ा दिया जाएगा। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक, समझिएगा, ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक आपका यहाँ पर डिपॉजिट, जो इनिशियल डिपॉजिट था और जो टोटल कैश रिजर्व है, नहीं हो जाता। जब तक इनिशियल डिपॉजिट टोटल कैश रिजर्व के बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। आइए अब हम बात करें कि सवाल ये था मनी मल्टीप्लायर, तो कितनी बार मनी मल्टीप्लाई हुआ, मनी मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हुआ, इस बात को समझने की है। और इसके लिए आपको एक फॉर्मूला समझना चाहिए। मनी मल्टीप्लायर का रिलेशन क्या होता है, समझिए। मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LRR, 1 डिवाइडेड बाय LRR। LRR इज सेम लीगल रिजर्व रेशियो। अब यहां पर यह देखना है, लीगल रिजर्व रेशियो का मनी मल्टीप्लायर के साथ इनवर्स रिलेशन देखा गया है। इनवर्स रिलेशन, यहाँ पर इनवर्स रिलेशन का मतलब कहते हैं कि अगर लीगल रिजर्व रेशियो जितना कम होगा, मनी मल्टीप्लायर यानी बैंक्स की क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। मनी मल्टीप्लायर उतना ही ज़्यादा होगा जितना LRR कम होगा, एंड वाइस वर्सा। अब फॉर्मूला अगर आप देख सकते हैं तो मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LRR। दैट मीन्स कि वो इनवर्स यानी नेगेटिव रिलेशन की बात कर रहे हैं। आइए अब इसी चीज को न्यूमेरिकली समझने की कोशिश करते हैं। एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट कॉलम राउंड का बनाया, नेक्स्ट कॉलम डिपॉजिट का, फिर लोन का और फिर रिजर्व का। इनिशियल यानी शुरुआत कहाँ से हुई, 1000 रुपये का डिपॉजिट हुआ था। उस 1000 रुपये में से हमने 20% रिजर्व मेंटेन करा और 800 रुपये का लोन क्रिएट कर दिया। 20% रिजर्व था 200 रुपये। ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो हमने लोन जनरेट किया वो मिस्टर एक्स को दिया और मिस्टर एक्स ने लोन के पैसे को यूटिलाइज किया और ये दिया मिस्टर बी को। मिस्टर बी ने नेक्स्ट मॉर्निंग वही लोन का 800 रुपये नेक्स्ट डे बैंक में चेक के तौर पर डिपॉजिट कर दिया और बैंक ने उस डिपॉजिटेड मनी में से 160 रुपये 160 रुपीज़ रिजर्व और 640 रुपीज़ का लोन जनरेट कर दिया था मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई ने पेमेंट करी थी मिस्टर सी को और वो मिस्टर सी नेक्स्ट मॉर्निंग बैंक में 640 रुपये का चेक लेकर डिपॉजिट करा देते हैं।
उस डिपॉजिट में से, मिस्टर सी की डिपॉजिट में से, यानी 640 में से 128 20% रिजर्व क्रिएट किया गया और बाकी का बचा हुआ पैसा 512 रुपए मिस्टर जेड को लोन दे दिया गया था। मिस्टर जेड ने वो पैसा पेमेंट के तौर पर डी को दिया और मिस्टर डी ने नेक्स्ट मॉर्निंग वो पैसा चेक के तौर पर बैंक में जमा करा दिया। जब ये पैसा बैंक में जमा हुआ तो बैंक ने उसमें से 102 रुपए 40 पैसे का रिजर्व मेंटेन किया और बाकी 409 रुपए 60 पैसे जनरेट कर दिया लोन। अब इतना समझाने के बाद में आप यहाँ डैश 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 इस तरह से प्लॉट कर देंगे जिससे ये बात प्रूफ हो कि प्रोसेस कंटिन्यूड रहेगा। और कब तक कंटिन्यूड रहेगा? जब तक डिपॉजिट्स, जो आपकी इनिशियल डिपॉजिट्स हैं, वो कैश रिजर्व्स के बराबर नहीं आ जाती। अब बात आती है टोटल करने की। टोटल डिपॉजिट्स यहाँ पर 5000 हैं और लोन टोटल क्रिएट हुआ 4000 और रिजर्व को ये देखना होगा ये कैसे हुआ। इसको समझने के लिए देखिए, टोटल डिपॉजिट्स इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट्स मल्टीप्लाइड बाय 1/LRR, यानी इनिशियल डिपॉजिट्स जैसा हमारे इस क्वेश्चन में 1000 रुपए थे और 1/LRR था 20%, जिसको 0.20 भी लिखा जा सकता है। अगर आप इसे सॉल्व करें तो 5 टाइम्स मनी मल्टीप्लाई हुआ है, यानी 5000 रुपये आपका टोटल डिपॉजिट आ गया था। उस 5000 रुपये में से आपने लोन 80% यानी 4000 रुपये का जनरेट किया और बाकी का बचा 1000 रुपये, 20% वो आपका रिजर्व था। So here in this case the money multiplier is 5 times the initial deposit। और इससे हमें ये साबित होता है कि एक बार आपने पैसा जमा किया, डिपॉजिट हुआ आपके बैंक में, तो बैंक कैसे रिस्क लेता है और एक के पैसे को मल्टीप्लाई करता चला जाता है। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, और इसे आप मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस भी कहते हैं। थैंक यू।